Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah. Dear and dear students, I am Akhtar Ali Khan, lecturer of chemistry in Al Azhar Education Institute, Pandmingaur, Swat. Also, I am a lecturer of chemistry in Quality Coaching Academy, Swat Mingora branch. Dear students, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए है, उन ईटा एस्पिरेंट्स के लिए है जो ईटा के लिए या जो केएमयू का टेस्ट है जो हर साल पिछले साल तो ईटा वालों ने लिया था, लेकिन बाद में कुछ वजूहात की बिना पर वो टेस्ट जो है वो केएमयू खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उनके हवाले किया गया और हो सकता है कि इस मरतबा भी ये टेस्ट जो है वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करे। तो आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ जो बेसिकली रिलेटेड है केमिस्ट्री का। जो फर्स्ट टॉपिक है पीएमसी के सिलेबस में एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे और इनका जितना कॉन्सेप्ट है पीएमसी के सिलेबस से या एनएमडी के टेस्ट या ईटा से रिलेटेड वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज हम कवर कर दें। अच्छा बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि एटॉमिक मास होता क्या है। पहले हम एटॉमिक मास को देखते हैं कि एटॉमिक मास क्या है। बेटा एटॉमिक मास, एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी मास की सम को हम एटॉमिक मास कहते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही ज्यादा कम है, इलेक्ट्रॉन इज अ मासलेस पार्टिकल बेसिकली, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो यहां पर मैं डिफिनीशन कुछ इस तरह से कर सकता हूं, जरा देखिए कि एटॉमिक मास इज द सम ऑफ द मास ऑफ protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called atomic mass। इसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। अच्छा, मैंने क्या बताया बेटा? मैंने ये बताया कि एटम में क्या होते हैं। एटम में होते हैं इलेक्ट्रॉन, एटम में होते हैं प्रोटॉन्स और एटम में होते हैं न्यूट्रॉन्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है बेटा इट इज अ मासलेस पार्टिकल, तो इस वजह से एटॉमिक मास में हम इसके मास को नेग्लिजिबल मानते हैं। एटॉमिक मास में हम इस इलेक्ट्रॉन की मास को नेग्लेक्ट करते हैं, इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं कि ये इंतहाई कम है। अच्छा, अब एटॉमिक मास, अगर हम मास की बात करें तो मास क्या है? मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है, मैटर का जितना मिकदार होता है उसको हम मास कहते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। अच्छा, अब मास बेटा हम मेजर करते हैं किलोग्राम या ग्राम में, लेकिन उन बॉडीज का, उन ऑब्जेक्ट का मास हम किलोग्राम या ग्राम में मेजर कर सकते हैं जो कि मेजरेबल हो, जो ऑब्जर्वेबल हो और जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हो बेसिकली। अच्छा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर अ वेरी स्मॉलेस्ट एंटिटी। ये बहुत ही स्मॉल एंटिटीज होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो इनकी मास को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं? तो बेटा याद रख ले, एटम की मास को एक्सप्रेस करना या एटम की मास को मेजर करना, इनके लिए जो यूनिट हम यूज करते हैं वो बेसिकली है एटॉमिक मास यूनिट। मीन दैट कि द मास ऑफ इन एटम्स आर मॉलिक्यूल्स, द मास of in atoms are molecules are expressed in atomic mass unit, atomic mass unit। इसको हम शॉर्टकट में AMU भी कहते हैं और इसको हम यूनिफाइड मास यानी डाल्टन भी इसे कहते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट बेटा सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था डाल्टन्स ने, और डाल्टन्स ने क्या बताया था आगे जाके हम पढ़ेंगे। अच्छा,
अब बेटा इस एमयू की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेरे बात को जरा गौर से सुनिएगा कि मैं जब एमयू का कॉन्सेप्ट यहां पर समझूंगा, एमयू का कॉन्सेप्ट, तो इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं यहां पर एक टर्म ये लिखूंगा कि एटॉमिक मास जो होता है, बेसिकली एटॉमिक मास, वी मेजर एटॉमिक मास in term of a relative atomic mass, a relative atomic mass। बेटा एटॉमिक मास को हम ले सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास में। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? अच्छा बेटा देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास ये है, आपने इस तरह इसका डिफिनेशन किया था कि व्हेन द मास of an atom of an element compared with the 1/12 part of carbon taken 12 is called relative atomic mass। रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा बेटा मैंने क्या लिखा? मैंने ये लिखा कि रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास ये है, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। समटाइम इसी हम एवरेज एटॉमिक मास भी लेते हैं, जिनके आइसोटोप्स होते हैं, तो फिर हम वन एटम नहीं लेते, फिर हम आइसोटोप्स का जो एवरेज होता है वो हम लेते हैं मास में। तो द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर विद द 1/12 मास ऑफ the 1/12 mass or the 1/12 part of one atom of carbon 12 आइसोटोप। अच्छा बेटा इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि आप इस मार्कर को देख लें, ये मार्कर मेरे साथ है कार्बन 12 का आइसोटोप्स, और इतनी डिटेल में नहीं जाते क्योंकि ईटा के स्टूडेंट्स आप इस पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। इसमें मेरे यूट्यूब पर एक लेक्चर भी है, वो फिर इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, तो आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। ये मार्कर है, मैं आपको बताता हूं बेटा कि ये कार्बन 12 है, मतलब इसकी 12 हिस्से है। मैंने इससे ये एक हिस्सा लिया, तो ये कितनी बच गई? 11, और ये 12वां हिस्सा हुआ। अब जब मैं किसी भी एटम्स के मास को, फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ एक एटम है, मैंने इस एक एटम का मास कार्बन की 1/12 पार्ट के साथ कंपेयर किया। दिस इज द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन टेकन 12। मैंने इस एक एटम का मास कार्बन की 12वीं हिस्से के साथ कंपेयर किया, तो बेटा इससे जो वैल्यू आती है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी अब जो मैं इस एटम का मास कार्बन की 12वीं हिस्से के साथ कंपेयर करूंगा, तो बेटा या तो ये एटम का मास कार्बन के 12वीं हिस्से से हैवियर आएगा और या लाइटर आएगा। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास हमें क्या बताता है? देखो बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास टेल अस हाउ मेनी टाइम्स the mass of one atom of an element, the mass of one atom of an element is heavier or lighter than the 1/12 part of carbon 12। रिलेटिव एटॉमिक मास हमें यह बताता है कि एक एटम का मास कार्बन की 12वीं हिस्से से कितना लाइटर है या कितना हेवियर है। अच्छा बेटा जरा देखिए, ये 1/12 पार्ट क्या है, इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। व्हाट इज द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन टेकन 12? तो बेटा द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन टेकन 12 इज कॉल्ड 1 AMU। यानी मैं 1 AMU को किस तरह लिख सकता हूं?
अच्छा, मैं देखता हूं कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अच्छा, दिखाई दे रहा है बेटा आपको। तो देखिए 1 mu क्या है? 1 mu है द मास ऑफ 1/12 part of carbon taken 12. Carbon taken 12 is called 1 AMU. कार्बन के 12वें हिस्से के मास को बेटा 1 AMU कहा जाता है। अब कार्बन के 12वें हिस्से के मास को 1 AMU क्यों कहा जाता है? मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिखता हूं बेटा कि why the 1/12 part of carbon 12 is called 1 AMU। कार्बन के 12वें हिस्से को 1 AMU क्यों कहा जाएगा? तो बेटा इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको कार्बन 12 का जो आइसोटोप है वो ड्रा कर देता हूं कि ये कार्बन 12 आइसोटोप है। कार्बन 12 आइसोटोप है। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? वी नो दैट एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड एटॉमिक नंबर इज बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहां पर 6 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन कितनी है? यहां पर 6 न्यूट्रॉन है। और अगर आप देखें तो इस कार्बन के बाहर जो है बेटा याद रख ले, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में। और याद रख ले कि कार्बन 12 में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इतने प्रोटॉन्स भी होते हैं और इतने न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। अच्छा देखो, ये इलेक्ट्रॉन हुई, तो इलेक्ट्रॉन के मास को तो मैंने आपको बताया कि हम नेग्लिजिबल मानते हैं। अच्छा बेटा आप देखें, मैं आपको बताता हूं कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं। अच्छा बेटा इसको तो मैंने निग्लिजिबल मान लिया, इसको मैंने निग्लिजिबल मान लिया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ये करूंगा कि बेटा अगर आप देखें, जब हम कहते हैं कि मेरे साथ 6.023 क्रॉस 10⁻23 कार्बन एटम्स होते हैं, तो इसका मास कितना होता है? 12 ग्राम। मोल कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा भी। और 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल बेटा दैट इज बेसिकली the relative atomic mass of an atoms or the molecular mass of molecule which is expressed in gram। तो मैंने कार्बन की एटॉमिक मास को जब ग्राम में एक्सप्रेस किया तो दिस इज बेसिकली एवोगैड्रो नंबर। अच्छा अब देखिए, अब मैं आपसे पूछता हूं कि 12 ग्राम कितनी एटम्स का मास है? 6.023 का 10⁻23 का। मैं बेटा अगर 1 कार्बन एटम का मास मालूम कर दूं, 1 कार्बन एटम का मास जो है वो ग्राम में कितना होगा, वो मैं लूंगा यहां पर x ग्राम। मुझे वो मालूम नहीं है, तो मैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x को लेता हूं, तो ये 12 ग्राम अपनी जगह पर और 6.023 क्रॉस 10⁻23 डिवीजन में आएगा और इस 1 के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो बेटा इससे जो आंसर आता है वो आता है 1.99 क्रॉस 10⁻⁻23 ग्राम। अच्छा बेटा ये आपके साथ जो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू असल में है, दिस वैल्यू इज द सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस द मास ऑफ न्यूट्रॉन। आप अगर देखें तो कार्बन की न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं और इसमें क्या होते हैं बेटा? 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इनका मास जो है आया 1.99 क्रॉस 10⁻⁻23 ग्राम। यानी मैंने एक एटम का मास फाइंड आउट किया कार्बन का, तो वो क्या आया? 1.99 क्रॉस 10⁻⁻23 ग्राम। अब एक कार्बन एटम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 6 प्रोटॉन होते हैं। एक कार्बन के एटम में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इनका कंबाइनली जब मैं 12 पार्टिकल यहां पर 6 + 6 12 लिखता हूं, तो इट शुड बी इक्वल टू 1.99 क्रॉस 10⁻⁻23 ग्राम। अच्छा बेटा आप मुझे बताओ कि मैंने ये मास जो लिया है ये 12 पार्टिकल का मास है, यानी ये 6 प्रोटॉन का मास है और 6 न्यूट्रॉन का मास है। तो मैं अगर यहां पर 1 पार्टिकल का मास लेता हूं, यानी मैं 1 पार्टिकल जो है वो कार्बन का लेता हूं, तो बेटा इट शुड बी इक्वल टू 1.99 क्रॉस 10⁻⁻23 ग्राम डिवाइडेड बाय, मैं इसको 12 से डिवाइड करता हूं, तो बेटा इससे आंसर आएगा 0.165 या 166 क्रॉस 10⁻⁻⁻23 ग्राम। अच्छा मैं बेटा इस पॉइंट को यहां शिफ्ट कर देता हूं, तो पावर जो है वो एक दर्जा डिक्रीज होगा, तो ये आएगा 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम। अच्छा बेटा ये जो आ गया ना, दिस इज द मास ऑफ अप्रोक्सीमेटली इट इज द मास ऑफ 1 प्रोटॉन और द मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। इट इज द मास ऑफ
1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। अच्छा बेटा, अब जो 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन का मास आ गया, तो याद रख ले मैंने आपको यहां पर बताया है कि द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन टेकन 12 इज कॉल्ड 1 AMU। कार्बन में 12 पार्टिकल है और उसमें से एक 12वें हिस्से को कहा जाता है, यानी 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन की मास को कहा जाता है क्या, 1 AMU। तो मेरे साथ जो वैल्यू आ गई 1 AMU की, वो क्या है, 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। अच्छा बेटा, अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताए, मैं यहां पर फॉर एग्जांपल लेता हूं नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14 और इसके एटॉमिक नंबर है 7। अच्छा, इसमें प्रोटॉन कितने हैं बेटा, इसमें प्रोटॉन होते हैं 7, इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, वो भी होते हैं 7, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो भी होते हैं 7। अच्छा, तो मैं इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लेक्ट करूंगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा कि जो बेटा आपके साथ 7 + 7, 7 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन, बेटा दैट शुड बी इक्वल टू 14 AMU। ये 14 AMU के बराबर होते हैं। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि जो आपके साथ 1 AMU है, तो यहां पर मैं AMU की वैल्यू यहां पर लिखूंगा। तो AMU की वैल्यू क्या आती है, वो आती है 1.66 × 10⁻⁻। मैं जरा इसको क्लियर करता हूं, यहां पर देखें, यहां पर मैं लिखता हूं कि नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितनी हुई 7, न्यूट्रॉन कितनी हुई 7। अच्छा, तो मैं इस तरह लिख सकता हूं बेटा कि 1 AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो कार्ब जो नाइट्रोजन होता है, इसमें होते हैं 7 प्रोटॉन्स और नाइट्रोजन में होते हैं बेटा, याद रख ले, इसमें होते हैं 7 न्यूट्रॉन्स। अच्छा, तो एक प्रोटॉन और एक एमयू का मास बराबर, तो एक न्यूट्रॉन और एक एमयू के मास बराबर, तो बेटा याद रख ले, इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन बराबर होता है 14 AMU का। मैं ऑक्सीजन लेता हूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, एटॉमिक मास है 16। याद रख ले कि इसमें प्रोटॉन्स कितने होते हैं, इसमें प्रोटॉन्स होते हैं 8 और इसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं 8। तो अगर एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन का मास बराबर है, एक एमयू का मास भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो यहां पर बेटा मैं इसको मान सकता हूं 16 AMU, इसको मान सकता हूं 16 AMU। तो ये बेटा जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था रिलेटिव एटॉमिक मास एंड AMU कॉन्सेप्ट का, कि AMU क्या होता है, इट इज बेसिकली द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन टेकन 12, इट इज कॉल्ड 1 AMU। अच्छा, मैं इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी आपको समझाता हूं। अच्छा बेटा, आप देखें, मैंने यहां पर लिख दिया कि एग्जाम्पल ऑफ एमयू, तो मैं इसमें एक एग्जाम्पल सोडियम भी ले सकता हूं। अच्छा बेटा, सोडियम का एटॉमिक मास होता है कितना होता है, इसका एटॉमिक मास होता है 23 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। मैं यहाँ पर लिखता हूं, तो प्रोटॉन कितने होंगे, 11 होंगे, और न्यूट्रॉन यहाँ पर कितने होते हैं बेटा, न्यूट्रॉन इसमें 12 होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 11 होते हैं, इसकी मास को हम नेग्लिजिबल मानते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर लिखता हूं बेटा कि जो 23 है, तो इसको मैं अगर 1 AMU के साथ कंपेयर कर दूं 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम, तो मैं इसको 1 AMU कहता हूं, याद रख ले। तो बेटा मैं 23 AMU लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के 12वें हिस्से से सोडियम का जो एटॉमिक मास है, एक एटम का मास है, वो 23 टाइम हेवियर है। आप कहो कि सर ये आप क्या बता रहे हो, किस तरह हमें समझा रहे हो, तो बेटा मैं आपको डायग्रामेटिकली इस चीज से समझाता हूं, जरा इसको देखें। मैं आपको बताता हूं कि ये देखें, ये कार्बन 12 है, दिस इज कार्बन 12, दिस इज कार्बन 12, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो हिस्सा है बेटा, ये जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड 1 AMU। ये कार्बन का 12वां हिस्सा है। यानी इस 12वें हिस्से के साथ जब मैंने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सोडियम को कंपेयर किया, तो बेटा याद रख ले कि जब मैंने इसको इस हिस्से के साथ कंपेयर किया, तो बेटा इसका मास आया 16 AMU। इस बात का मतलब ये था कि ऑक्सीजन की एक एटम का मास कार्बन के 12वें हिस्से से 16 टाइम हेवियर है। मैंने जब बेटा नाइट्रोजन को इसके साथ कंपेयर किया, तो नाइट्रोजन की वैल्यू आई 14 AMU।
मास की वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन की एक एटम का मास कार्बन के 12वें हिस्से से 14 टाइम हेवियर है। जब बेटा मैंने हाइड्रोजन को इस हिस्से के साथ कंपेयर किया तो हाइड्रोजन के लिए यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वैल्यू आ गई 1 AMU। इन इस बात का मतलब यह था कि कार्बन की 12वें हिस्से का मास और हाइड्रोजन की 1 एटम का मास की जो वैल्यू है वो बराबर है। इसके बाद इसका मतलब यह है कि यहां पर जो 12वां हिस्सा है वो 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन का मास है कि नहीं है। और हाइड्रोजन जो प्रोटियम आइसोटोप है इसमें भी एक प्रोटॉन होता है, तो एक प्रोटॉन का मास यहां पर भी है और एक प्रोटॉन का मास ये भी है। तो बेटा याद रख ले, इसकी वजह से कार्बन के 12वें हिस्से का मास एक हाइड्रोजन के एटम के मास के बराबर है। जब मैंने सोडियम को कंपेयर किया तो याद रख ले कि सोडियम को मैंने जब 1 MU के साथ कंपेयर किया तो यहां पर वैल्यू क्या आई बेटा, वैल्यू आई 23 AMU। मैं आपको जरा डिटेल से समझाता हूं। यहां पर देखिए कि बेटा मैंने फॉर एग्जांपल ये एक स्केल लिया, साइंटिस्ट ने इसके बाद एक स्केल लिया और वो स्केल कुछ इस तरह लिया कि यहां पर इस साइड पे वो लेते थे द मास ऑफ 1 AMU, यानी ये कार्बन के 12वें हिस्से का मास है। और इस साइड पर फॉर एग्जांपल वो लेते थे उस एटम को जिस एटम के मास को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जब उसने नाइट्रोजन को इस साइड पे लिया तो 14 MU आया, जब ऑक्सीजन को लिया तो वो 16 MU आया, और जब हाइड्रोजन को लिया तो बेटा याद रख ले कि वो 1 AMU आया। अच्छा बेटा देखिए, मैं यहां पर लिखता हूं कि 1 हाइड्रोजन एटम जो है उसका मास है 1.66 क्लास 10⁻⁻24 ग्राम। तो बेटा देखिए, जब मैं एक हाइड्रोजन का एटम लेता हूं तो उसका मास इतना है। तो बेटा मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ अगर यहां पर 1 ग्राम मैंने हाइड्रोजन ली है, 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो मुझे बताए कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। यानी मैं ये बता रहा हूं कि जब आपने एक एटम लिया तो इसका मास इतना है ग्राम में, तो मुझे बताए कि 1 ग्राम हाइड्रोजन को मैं लेता हूं तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। यानी जब ग्राम में इतना लेता हूं तो एक हाइड्रोजन एटम होता है, तो मैंने अगर 1 ग्राम लिया तो उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे। तो बेटा मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जब आप इसको मालूम करोगे तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने होंगे। मैं लिखूंगा कि ये x होते हैं, x नंबर ऑफ एटम होंगे, तो x विल बी इक्वल टू। अच्छा बेटा देखिए, मैं ऊपर लिखूंगा कि ये जो है ये 1 हाइड्रोजन एटम का मास है, 1 हाइड्रोजन एटम का मास है। देखिए मैं लिख सकूंगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम। अच्छा देखिए ये 1 और ये AMU, और बेटा डिवाइड बाय मैं लेता हूं कि मैंने 1 ग्राम हाइड्रोजन ली है, तो याद रख ले कि ये ग्राम और ग्राम एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा याद रख ले कि जब आप इसको डिवाइड करोगे इस पे, तो बेटा इससे आंसर आएगा, याद रख ले मैंने थोड़ी सी इसमें गलती की है, सॉरी, मैं इसे इरेज करता हूं। अच्छा बेटा देखिए, तो मैंने कुछ यहां पर मिस्टेक की थी, सॉरी। मैं इस तरह लिख सकता हूं कि अगर आप लोग 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम हाइड्रोजन एटम लेते हैं, तो बेटा याद रख ले कि ये जो है ये 1 हाइड्रोजन एटम का मास है, इक्वल टू 1 हाइड्रोजन एटम। यानी मतलब इसके बाद का ये है कि जब आप इतने ग्राम हाइड्रोजन लेते हो तो ये एक हाइड्रोजन एटम के बराबर है, यानी दिस इज द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। तो बेटा यहां पर मुझे सुनो, अगर मैंने 1 ग्राम हाइड्रोजन लिए तो आप मुझे बताओ कि इसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि यहां पर x एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, x एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। देखो मैंने जब इतने ग्राम हाइड्रोजन लिए तो ये 1 हाइड्रोजन एटम के बराबर होते हैं, 1 हाइड्रोजन एटम। तो अगर मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम लेता हूं तो इसमें कितने हाइड्रोजन एटम होंगे मैं यहां मालूम करता हूं, तो मैं x लिखूंगा। तो बेटा x को जब मैं फाइंड आउट करता हूं तो 1 अपनी जगह पर लिखूंगा, डिवाइडेड बाय 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम और मल्टीप्लाई बाय 1। तो बेटा यहां पर देखिए, यहां पर 1 ग्राम आएगा, तो बेटा इसको मैं जब सॉल्व करता हूं तो ये 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम। तो बेटा याद रख ले ये ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 1 को जब आप 1.66 पे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.6022 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम। तो जब मैं इस पॉइंट को यहां पर शिफ्ट कर देता हूं तो यहां पर देखिए
-24 ग्राम, सॉरी, जब ये ऊपर जाएगा तो ये 24 हो जाएगा, तो बेटा ये होगा 6.022 क्रॉस 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। इस बात का मतलब ये है कि बेटा जब मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम लेता हूं तो इसमें कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये बेटा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था रिलेटिव एटॉमिक मास इन एएमयू कॉन्सेप्ट के मुतालिक, और इस पर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फिर एमसीक्यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।